हेलो प्यारे बच्चों। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि देखिए हमारा जो चैप्टर है अध्याय 13 जिसका कि नाम है हमारा पर्यावरण। ओके, तो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसके हमने मालूम है ना आपको क्लास 10th में जो हमारी साइंस है इसके आप सारे बच्चों को जानकारी है कि हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे। बच्चों देखिए ये सारे क्वेश्चन हम लोग पूरे कंप्लीट कर चुके हैं और आप सारे बच्चों को बहुत अच्छे से याद होगा है ना कि हमने इसके कितने 10 क्वेश्चन सारे बच्चों को मालूम है हमने 10 क्वेश्चन इसके पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये कोशिश करेंगे हम कि हम ये पूरा चैप्टर आज फिनिश करें। ओके बच्चों, तो सभी वीडियो को जरूर देखें और इसके नोट्स बनाएं। 100% यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ओके बच्चों, चलिए तो अब हम यहाँ से करेंगे स्टार्ट हमारा आज का 11 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन आप देख पा रहे बच्चों, क्वेश्चन क्या है हमारा, जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको इसको बताना है। तो आप देखेंगे वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवियों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों, ऐसे पदार्थ आपको ध्यान रखना है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना उनके द्वारा आसानी से क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं छोटे छोटे भागों में। और फिर क्या होता है, अपघटन के बाद हानिकारक पदार्थ नहीं बनते ये, है ना, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि क्या है देखेंगे आप लोग, घरेलू अपशिष्ट है, हमारे घर का कचरा निकलता है, मलमूत्र है, बायतमल है, कृषि एवं जंतु अपशिष्ट होते हैं। तो ये सब क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए घर में आपका सब्जी का कचरा निकल रहा है तो ये तो खेतों में काम में आता है ना। तो जो अपघटन की बात क्या है कि हानिकारक पदार्थ नहीं बनते, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी आप याद करेंगे। अब इसी के साथ आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो जैव निम्नीकरण था, ये क्या हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12, अजैव निम्नीकरण पदार्थ। क्लियर है। अब आप अजैव की बात करेंगे तो देखेंगे कि वे पदार्थ, समझना सेम है बस, वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते। ठीक है, पहले में आपने देखा था कि हो जाते हैं और ये नहीं होते, अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि आपके एग्रीकल्चर जो कृषि होती है उसमें बहुत सारी केमिकल लगते हैं, तो विभिन्न कृषि रसायन है, पॉलीथीन है, प्लास्टिक है और कृत्रिम रेसे। क्लियर हो रहा है बच्चों, तो ये जितने भी होते हैं ये सब कैसे होते हैं, अजैव निम्नीकरण होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट किन्हें कहते हैं। अपशिष्ट यानी होता है कचरा बच्चों, जो हमारे काम की चीजें नहीं होती। इसका भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो देखेंगे कि उपयोग के बाद आपने जो उपयोग कर लिया चीजों का और उसके बाद त्यागा गया जो आपके काम का नहीं है, अनुपयोगी पदार्थ, जैसे आप आलू लाए, आलू के जो छिलके हैं तो वो त्यागा गया पदार्थ है। उपयोग के बाद त्यागा गया अनुपयोगी पदार्थ जो वातावरण को प्रदूषित करता है, अपशिष्ट कहलाता है। जैसे कि घरेलू कचरा है, कृषि के अपशिष्ट हैं, पॉलीथीन वगैरह हैं। तो बच्चों याद रखना ये सब होता है अपशिष्ट। क्या हो जाएगा, अपशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे पारिस्थितिकी या इकोलॉजी क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों और उनके पर्यावरण के बीच, मतलब इसमें देखिए हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ पे जीवधारी भी रहते हैं और पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें भी हैं। तो याद क्या रखना है हमें कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों और उनके पर्यावरण के बीच जो है पारस्परिक संबंधों एवं पारितंत्र, पारितंत्र आपको बताया था जिसमें जैव और अजैव घटक दोनों रहते हैं। तो पारस्परिक संबंधों तथा पारितंत्र का अध्ययन किया जाता है, इसे हम पारिस्थितिकी बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम पारिस्थितिकी हम इसे बोलते हैं। ओके, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम से आ सकता है, या तो आएगा आहार श्रृंखला के नाम से या फिर आएगा खाद्य श्रृंखला के नाम से। क्लियर है। तो देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा, जीवों की एक ऐसी श्रृंखला, श्रृंखला है तो ये तो आंसर में आएगा ही। जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि जीवों की एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें एक जीव जो है वो दूसरे जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, आहार श्रृंखला कहलाती है। जैसे देखेंगे उदाहरण है वनस्थल, घास है, घास को कौन खाता है, हिरण खा लेती है, और हिरण को कौन खा लेता है बच्चों, शेर खा लेता है। तो इस तरीके से यह एक आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहलाएगी। क्लियर है। चलिए ओके राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बच्चों आप देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, अगला हमारा है आहार जाल। क्या हो जाएगा बच्चों, आहार जाल। ठीक है, अब आहार जाल में हम बात करेंगे तो देखिए अनेक आहार श्रृंखलाएं जो आपने पहले पढ़ा था है ना, अनेक आहार श्रृंखलाएं आपस में जो आड़े तिरछे में जुड़ती हैं। कैसे जुड़ेंगी, मतलब किसी भी क्रम में जुड़ सकती हैं और आड़े तिरछे जुड़कर क्या करती हैं, एक जटिल संरचना बना लेती हैं, एक जटिल जाल वो बना लेती हैं जिसे हम आहार जाल कहते हैं। कुल मिला के आपको ये समझना कि जो आहार श्रृंखलाएं होती हैं ये आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, आहार जाल बनाती हैं।
अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 2021 और 2025 में पूछा गया है, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। तो देखिए, जिस भी पोषी स्तर के हम जीवों को समाप्त कर दें तो अगले स्तर के जो जीव हैं ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए अभी हमने देखा था ये हिरण है, आपने सभी हिरण को खत्म कर दिया तो हिरण को कौन खाता है? शेर खाता है, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए समझते हैं, आंसर को देखेंगे। यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देंगे तो उसके ऊपर वाले पोषी स्तर के जो जीव हैं वह भोजन के अभाव में धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनका भोजन तो यही है। और उसके नीचे वाले जो पोषी स्तर के जीव हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे पूरा क्या हो जाएगा? हमारा पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपने बात की थी कि पोषी स्तर, हम अगला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि पोषी स्तर होते क्या हैं, और एक आहार श्रृंखला का उदाहरण भी आपको देखिए बताना है। तो देखिए, एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण जो है वह विभिन्न चरणों में या जैविक घटकों के माध्यम से होता है। हम सभी जानते हैं ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, विभिन्न चरणों में होगा या जैविक घटकों के माध्यम से होगा, और ये पोषी स्तर कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर हरे पौधे हैं तो ये उत्पादक होते हैं और ये पहला स्तर होता है। फिर है टिड्डा, ये शाकाहारी होते हैं, ये सेकंड स्तर हो जाएगा। फिर है मेंढक, ये मांसाहारी और अगला पोषी स्तर होता है। और अगला है जैसे सांप है, उच्च मांसाहारी, ये आपका फोर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से रखना, अपघटक हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है आपको ये अच्छी समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके बताइए, मैं और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा बच्चों। अगला हमारा जो क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है कि ओजोन क्या है और यह किसी पारितंत्र को कैसे प्रभावित करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मान लीजिए हमारी धरती की सतह है, इस तरीके से हमारे वायुमंडल की परत है, आपको ध्यान रखना है। वायुमंडल में 5 परत होती हैं, जानते हो आप लोग, 1 2 3 4 और 5। तो जो सेकंड वाली हमारी परत है जिसका कि नाम है समताप मंडल, क्या है? इसका नाम है समताप मंडल। इस समताप मंडल में आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्या पाई जाती है? ओजोन परत आपकी पाई जाती है। ठीक है, तो देखेंगे, ओजोन ऑक्सीजन का एक रूप होता है। ओजोन का फार्मूला भी आप याद रखना, O3 होता है। क्या होता है? O3। तो ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का एक अपर रूप होता है, जिसके एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। इसका अणुसूत्र जो है O3 होता है, अभी आपको मैंने बता दिया। अब ये क्या करते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल में ओजोन की एक परत पाई जाती है, और ये क्या करते हैं? सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरण होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं, इनको ये अवशोषित कर लेती है। यदि यह प्रभावित हो तो पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी पर आकर जो स्किन कैंसर होता है, मोतियाबिंद होता है, और पौधों को नष्ट करने जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? और ये एक नाम याद रखना, CFC जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलेंगे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अभी आपको इसका क्वेश्चन भी हम बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आप यहां से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है कि ओजोन परत को क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या क्या हम काम कर सकते हैं? तो अभी आपको बताया था मैंने कि ओजोन परत की जो क्षति है वो चिंता का विषय है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हानिकारक जो यूवी रेस हैं ये वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं, जिसके दुष्परिणाम निम्न होते हैं। पहला क्या है? मनुष्य में त्वचा का कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, और आनुवांशिक विकृतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। हमारी बॉडी का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, वो कमजोर हो जाएगा, और फसलें भी इससे नष्ट हो सकती हैं। इसके लिए कदम क्या उठाए जा सकते हैं? तो देखेंगे आप लोग, ये जो CFC है मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसके उपयोग पर वैश्विक स्तर मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पर पूर्णतः रोक लगाना चाहिए, और इसके सुरक्षित विकल्पों की तलाश भी UNEP के समझौते के तहत होना चाहिए, तभी हम इसको और अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं। अदरवाइज ओजोन परत में छेद हो जाएंगे, जिससे ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप जो कचरा निपटान है इस समस्या को कम करने में क्या योगदान दे सकते हैं? आप कोई 2 तरीके बता सकते हैं, तो ये केवल डायरेक्ट आप इसको नोट करके याद कर लीजिए। पहला क्या है? अजैव निम्नीकरण पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, इनका उपयोग में बंद करना है, और उनके स्थान पर हम कागज या जूट के थैलों का उपयोग कर सकते हैं। सेकंड है कचरे का सही वर्गीकरण, जैसे गीला और सूखा कचरा होता है, इनका पुनः चक्रण मतलब रिसाइकलिंग, और योग्य वस्तुओं का पुनः उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके लिए डिजाइन किए हैं। वीडियो अच्छा लगे आपको तो आप लोग इसको लाइक जरूर करना बच्चों। ओके, चलिए अगला हम देखेंगे
क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 22 की ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट और पौधाघर प्रभाव, ये इतने सारे नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे कि ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 मीथेन है और N2 है नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं और ये क्या करती हैं CFCs मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन निचले वायुमंडल में एक आवरण बना लेती हैं। क्या बनाती हैं? आवरण बना लेती हैं। ये जो आवरण है पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाली जो अवरक्त किरणें होती हैं इनको सोख लेता है और बाहर नहीं जाने देता, जिससे निचले वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। इस घटना को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इससे आप थोड़ा सा और समझिए, जैसे मैंने आपको बताया था ये पृथ्वी की सतह है और ये हमारा वायुमंडल है। क्या है हमारा ये वायुमंडल? अब यहाँ ये आपका सूर्य है, सूर्य से ये किरणें आ रही हैं और आगे जब ये परावर्तन वापस जाती हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो किरणें हैं इसको सोख लेती हैं, जिससे ये पृथ्वी का वायुमंडल का तापमान यहाँ पे क्या होता है, बढ़ जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो देखेंगे, देखिए ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरे विश्व में गर्मी का बढ़ना, तापमान का बढ़ना। आंसर है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण निरंतर रूप से पृथ्वी के औसत तापमान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो इस तापमान के बढ़ने की घटना को ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन हम कहते हैं। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? मुख्य कारण आपको लिखना है। देखेंगे पहला कारण है अत्यधिक औद्योगिकरण भी हो रहा है आजकल, आपने देखा है सीमेंट के मकान बन रहे हैं, खेत टूटते जा रहे हैं, सीमेंट के रोड बन रहे हैं, इससे भी क्या हो रही है? गर्मी बढ़ रही है। अगर वनों की देखा जाए तो अंधाधुंध की कटाई हो रही है, वनों का विनाश किया जा रहा है। जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, इनका अत्यधिक उपयोग हो रहा है और प्रदूषण और जनसंख्या वृद्धि होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ये सभी इसके क्या हो जाएंगे? कारण हो जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ से 25 नंबर का। 25 हमारा क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है। तो देखेंगे परिभाषाएं। पहली बात खाद्य श्रृंखला और फिर हम देखेंगे खाद्य जाल। मैंने बताया था खाद्य श्रृंखला मिलकर खाद्य जाल बनाती है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, याद रखना। देखेंगे यह जीवों की एक सरल और सीधी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है, ये हमारा खाद्य श्रृंखला हुई। खाद्य जाल क्या है? देखो अनेक आहार श्रृंखलाएं, ये आहार श्रृंखला क्या करती हैं? अनेक आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक जटिल जाल बना लेती हैं। ओके, देखेंगे दूसरा आप खाद्य श्रृंखला में। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह है पूर्णतः एक दिशी होता है, वन साइड होता है, लेकिन इसमें ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय या विभिन्न रास्तों से हो सकता है खाद्य जाल में। क्योंकि खाद्य जाल तो देखिए आपने ऐसा देखिए यहाँ खाद्य जाल में कोई डायरेक्शन नहीं होता, वह किसी भी तरीके से बन सकता है। सेकंड देखेंगे, लास्ट हमारा थर्ड है इसका कि खाद्य श्रृंखला अत्यंत सरल होती है जबकि यह अत्यंत जटिल होती है। ये डायग्राम मैंने आपको किसका बता दिया? खाद्य जाल का बताया था आपको। क्लियर हो रहा है? चलिए ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अब अम्ल वर्षा किसे कहेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड रेन। तो देखेंगे जब वर्षा का जल वायुमंडल में उपस्थित अम्लीय गैसें जैसे कि SO2, NO2 या फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। ये दो चीज याद रखना कि वर्षा का जल जो है पानी क्या करता है? वायुमंडल में उपस्थित अम्लीय गैसें होती हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपस में मिलकर गैसें क्या बनाती हैं? सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल आप सभी जानते हो फार्मूला क्या होगा? H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? ये फार्मूले आपको सारे याद होना चाहिए, HNO3। तो इनका निर्माण करता है और धरती पर गिरता है, तो इसे हम अम्ल वर्षा बोलते हैं। कुल मिला के अम्लों की वर्षा। उदाहरण क्या होता है? अम्ल वर्षा के कारण आगरा के ताजमहल की जो बाहरी दीवारें हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है, मतलब उनकी सफ़ेदी जो है वो कम हो रही है। ओके बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, ये मैं आपको अलग से पूरे कराऊंगा बच्चों इस चैप्टर के, है ना। ओके, तो अब आप ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए। और आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो बच्चों तो चैनल को आप सभी क्या करेंगे बच्चों, इसको आपको सब्सक्राइब करना है, साथ में लाइक करना है, और आप अपने फ्रेंड्स के पास भी इस जो चैनल की लिंक है उसको भेजिए, वह भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, इसको पूरा नोट करें और अच्छे से लर्न करें। थैंक यू सो मच।